नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर गए थे इजिप्ट और उनको ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया, यानी कि वहां का इजिप्ट का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया। साथ में बातचीत हुई बहुत सारे इश्यूज पे, लेकिन इजिप्ट से हमारी बातचीत जो है वो डिफेंस पे ज्यादा होती है और बाकी चीजों पे कम। कुछ तेल और कुछ चीजें अलग भी हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है और स्वेज कैनाल का मालिक है। तो स्वेज कैनाल से हमारा ज्यादातर ट्रेड निकलता है। उस ट्रेड को इंश्योर करने के लिए हम लोग वहां बातचीत करते हैं। साथ में हमारा जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी तेजस की हम लोगों ने उनको बोला था कि जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी वहां पर हम बना सकते हैं। जो जो सामान, जो चीज, जो एयरक्राफ्ट हम अपने कंट्री में बना रहे हैं वो हम दूसरे कंट्री में क्यों बनाना चाहते हैं और उससे हमें क्या फायदा होगा, इसे बात करने के लिए इंडिया के लीडिंग डिफेंस एक्सपर्ट्स में से एक नीरज राजपूत जी, जिनका अपना एक चैनल है फाइनल असॉल्ट, जाकर के चेक करें, जाकर के देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे एनालिसिस देते हैं, डेली देते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नीरज जी, जॉइंट प्रोडक्शन का फायदा या जॉइंट प्रोडक्शन का फायदा क्या होने वाला है? देखिए रोहित भाई, इसके बहुत सारे मायने हैं, इसके कई मायने हैं। इसके सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो था अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियारों का आयातक देश था। बहुत हमारी इकोनॉमी जो थी वो हमारी डिफेंस जो बजट है उसमें हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमी का हिस्सा है, जैसा हम लोग जानते ही हैं। और वो सारा का सारा जितना भी था वो इंपोर्ट में चला जाता था। हम लोग जितने भी फाइटर जेट्स खरीदते थे, हम लोग तोप खरीदते थे, टैंक खरीदते थे, युद्धपोत खरीदते थे, सबमरीन खरीदते थे, फाइट एयरक्राफ्ट कैरियर तक हमने जो है रशिया से खरीदा है। जो पुराना उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, हमने उसको रिफिट किया, उसके बाद खरीदा। हम लोग जानते हैं 40,000 करोड़, 30,000 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा उसको हमने। फाइटर जेट सुखोई हमने 250 के करीब जो है हमने उनसे लिए और उसके बाद यहाँ पर भी बनाया हालांकि। लेकिन सारा पैसा हमारा सारा उसमें जा रहा था। टेक्नोलॉजी कोई हमारे पास आ नहीं रही थी, कोई हमें TOT देता नहीं था। रशिया जैसा हमारा टाइम एंड ट्रस्टेड पार्टनर भी ने भी कभी हमें अपनी कोई अपनी तकनीक दी नहीं। जो भी सबमरीन देता था लीज पे देता था। INS चक्रा न्यूक्लियर सबमरीन अपनी लीज पर दे दी। सारा पैसा हमारा जितना भी था डिफेंस बजट में जा रहा था और उसका कारण भी था 62 के युद्ध में हमें हार हो चुकी थी। 71 का युद्ध हम लड़ चुके थे, 65 का युद्ध हम लड़े, करगिल युद्ध हम लोग लड़े थे। और इसीलिए हमारी जो रणनीति थी, हमारी नीति थी, सरकार की जो पॉलिसी थी वो ये रही कि हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग हथियार खरीदेंगे और इसीलिए हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार के आयातक देशों में एक हो गए। हालांकि अब सऊदी अरब हमसे ऊपर हो गया, लेकिन हम बहुत सारे दशकों तक हम लोग नंबर 1 पर रहे। लेकिन अब जो पिछले एक दशक से जो है और खासतौर से जो मोदी सरकार आई है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हम अब अपना आत्मनिर्भर बनेंगे, हथियारों में बनेंगे और इसीलिए हम लोग जितना भी होगा मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनाएंगे। हथियार बनाएंगे, फाइटर जेट बनाएंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर तक INS विक्रांत हमने बनाकर तैयार खड़ा कर लिया है, ऑपरेशनल भी हो गया है वो। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि हम लोग सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, हम जो हमारे मित्र देश हैं हम लोग उनकी जरूरतें भी पूरा करेंगे। और इसलिए हमारे मित्र देशों की श्रेणी में इजिप्ट जो है, इसका नाम बहुत उभर कर सामने आया है और इसके कई मायने भी हो सकते हैं। रोहित भाई, जो आपने कहा कि फायदा क्या होगा इससे, एक तो देखिए हमें वो LCA तेजस मार्क 2 का टेक्नोलॉजी मिल रही है, अमेरिका से मिल रही है हम लोगों को इंजन बनाने की। तो हम लोग जो आप कह रहे थे कि बात आ रही थी कि हम लोग अपना खुद का नहीं बना पा रहे हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो वो बनेंगे ही बनेंगे। इंजन हमारे पास आ गया है, तकनीक हमारे पास 3-4 महीने में वो स्टार्ट भी हो जाएगा यहाँ पर बनना, तो वो शुरू हो जाएगी। तो उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि हम जो है स्ट्रेटेजिक आउटरीच भी करेंगे अपनी। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक आउटरीच है भारत में, ये कि कहाँ कहाँ पर हमारे फुटप्रिंट्स हमारे हो सकते हैं, हमारे भारत के हो सकते हैं। तो उसकी दिशा में ही ये कड़ी में ये जुड़ गया है कि इजिप्ट के साथ, क्योंकि जब अभी आपको याद होगा जब एरो शो हुआ था फरवरी में बैंगलोर में, तो इजिप्ट का पूरा मिलिट्री डेलीगेशन आया था, यहाँ पर आया था और उस पर खास बातचीत की गई थी कि तेजस को किस तरह से हम लोग ज्वाइंटली कैसे इस पे काम कर सकते हैं। क्या आपको खरीदने हैं या खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इजिप्ट भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन किस तरह की है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उसकी ज्योग्राफिकल है, उसकी पोजीशन है और एक महत्वपूर्ण देश है ये। तो इसलिए इसके लिए हम लोगों ने उनके साथ अपना जो है मित्रता काफी बढ़ाई है। हम लोग जानते हैं 26 जनवरी पे खुद वहाँ के राष्ट्रपति आए थे, भारत आए थे। हम लोग, हमारे मुख्य अतिथि थे, वो गणतंत्र दिवस परेड में थे और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए, देखिए आप ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण विजिट की, अमेरिका से लौटते हुए वो यहाँ पर आए हैं। और इजिप्ट भी जो फाइटर जेट्स हैं वो अमेरिका के इस्तेमाल करता आया है। तो इसीलिए भारत ने कहा कि हम लोग साथ मिलकर जो है, अगर आप चाहते हैं तो हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, अपने फाइटर जेट से कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी एक तो इकोनॉमी पर हम बहुत इम्पोर्टेंट फर्क पड़ेगा उससे,
जो हमारा जो जितना भी डिफेंस बजट है उसका, क्योंकि वो सब हथियारों के आयात में जा रहा था, तो अब उसके जरिए हम लोग इकोनॉमी को बूस्ट अप करेंगे। हम 16,000 करोड़ इस साल 2022-23 का जो फिगर है, 16,000 करोड़ रुपए हमारी जो डिफेंस जो है एक्सपोर्ट से हमें मिले हैं। और इसके अलावा 1 लाख करोड़, 1 लाख 2 लाख 1 लाख करोड़ का टोटल हमारा जो है वो डिफेंस जो है हमारे जो बजट कह सकते हैं, या फिर जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो पूरी 1 लाख करोड़ की हो गई है। तो इतनी बड़ी हमारी जो है इकोनॉमी का हिस्सा जो है डिफेंस बजट बनता जा रहा है। इसलिए भारत ने कहा कि हम अगर जरूरत पड़ती है, ब्रह्मोस हम लोग दे चुके हैं, फिलीपींस को दे दिया है, वियतनाम से भी लगभग बातें चल रही हैं। वियतनाम को हमने अपना एक युद्धपोत दिया ही है, उनको कृपाण दिया है, INS कृपाण दिया है। तो ये सब स्ट्रेटेजिक आउटरीच है, इकोनॉमी का हिस्सा है भारत की, कि हम अपने मित्र देशों की जरूरतें भी पूरा करेंगे। भारत ऐसा देश भी है कि जो सिर्फ अपनी अपनी जरूरतें करेगा या मिलिट्री जो बेचने में लगा रहेगा। बेचने में विश्वास भारत की नीति जो है वो साफ तौर से रही है। भारत को क्योंकि बहुत लंबा अनुभव रहा है कि किस तरह से हम लोग मुश्किल हालात में हम लोग जिए हैं। हम लोगों को दूसरे देश जो थे तकनीक अपनी देते नहीं थे, सिर्फ अपने हथियार बेचते थे कि आप हमसे हथियार ले लीजिए। उन्हें पता था कि इनको पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जरूरत है, सिर्फ उनको दे देते थे। कोई बनाने भी आता था यहाँ पर तो अपनी टेक्नोलॉजी तक नहीं देता था यहाँ पर। तो इसीलिए भारत ने कहा, भारत का जो दिल है बहुत बड़ा है रोहित भाई, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो मित्र देश हैं उनको भी हम साथ मिलकर जो है उनको आगे बढ़ाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे फिर वो डिफेंस क्षेत्र क्यों ना हो। राइट। तो हम लोग वहाँ पे अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हम क्या हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो पाएगी? अभी तो अपने जो 83 का ऑर्डर है, 83 तेजस का जो ऑर्डर है वही देने में हमारी हालत खराब है, क्योंकि हमारे पास तो कैपेसिटी है नहीं बनाने की इतनी। और ये फाइटर जेट्स जो होते हैं ये बनने में बहुत टाइम लेते हैं, कोई मारुति कार की तरह नहीं है 8 लाख यूनिट पर ईयर निकल रही हो, बहुत टाइम लेते हैं। तो हम लोग वहां पे कैपेसिटी एक्सपेंशन करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्या वहां से? बिल्कुल ये हो सकता है। ये अभी इसकी डिटेलिंग साफ में नहीं आई है रोहित भाई की। प्रधानमंत्री मोदी जब उनकी मुलाकात हुई, और आपको याद होगा कि जब ये इजिप्ट में जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो इजिप्ट में एक जो उनका कैबिनेट है उसमें एक पूरी मिनिस्ट्री बना दी गई, इंडियन कैबिनेट बना दिया गया। आपको शायद ये जानकारी है या नहीं है कि उसमें पूरा एक इंडियन कैबिनेट है, उसमें 3-4 मंत्री हैं उसमें। आप सोच सकते हैं कि एक कंट्री जो अपने जो कैबिनेट होती है वो रक्षा मंत्री होते हैं, अपना विदेश मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, लेकिन वहां उन्होंने पूरा एक कमेटी बना दी है, इंडियन कैबिनेट बना दिया। तो इसका मतलब दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण उनके लिए, इजिप्ट के लिए भारत देश होने जा रहा है। और एक और रोहित भाई, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, इजिप्ट जो है एक इस्लामिक कंट्री है, और हम लोग जानते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन था इस्लामिक कंट्रीज का, इसने किस तरह से कश्मीर को लेकर भारत को कितना परेशान किया। पाकिस्तान किस तरह से हमेशा उसमें जो OIC में ले जाकर सारा मुद्दा लेके जाते थे, वहां पर ये कंट्रीज जितनी भी थी इस्लामिक कंट्रीज पुरानी, जो टर्की है, पाकिस्तान है, ये सब किस तरह से लामबंद होते थे, भारत के खिलाफ होते थे। तो ये एक उनको घेरने की भी जरूरत है, और उनको वहां पे काउंटर करने की जरूरत भी है कि हम लोग जो है आप धर्म के नाम पर या इस्लाम के नाम पर एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर जरूरत आपको है तो हम लोग आपको देंगे। तो ये अब आप देखना कि जो पिछले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की, उसमें किसी ने छेड़ा नहीं, ये जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान ने छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी किसी कंट्री ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग इस तरह से भी जो अपनी जो रणनीति है, नीतियां हैं, जो हम लोग जो उनके जरिए भी इन देशों के करीब आए, ताकि हम लोग, क्योंकि हम लोग रोहित भाई ये ध्यान रखिए, अशोक के टाइम्स में हमारे रिलेशन थे इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ थे। अपने उन्होंने दूत भेजे थे वहां पर, मिस्र भेजे थे इजिप्ट में। टोलमी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जो हमारे जो डिप्लोमेटिक जो मिशन थे अशोक के, वो इजिप्ट गए थे, मेसोपोटामिया गए थे। लेकिन उसके बाद हमारी जो किसी तरह की डिप्लोमेसी हो सकती है कि अपनी कोई और वजह रही हो आजादी के बाद। हालांकि आजादी के बाद जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था तो वो उसमें इजिप्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन उसके बाद हम लोग देख रहे हैं उसके दशक के बाद से कभी कोई सुनने में नहीं आता इजिप्ट का नाम। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग इकोनॉमी अपनी, चाहे स्ट्रेटेजिक आउटरीच हो या फिर इस्लामिक कंट्रीज का जो कश्मीर को लेकर जो बिहेवियर रहता था, उन सबको साथ में लेते हुए हम लोग इजिप्ट के साथ भी अपने संबंध और रक्षा क्षेत्र में खासतौर से मजबूत करने जा रहे हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और कि हमारा ग्लोबल साउथ जो इनिशिएटिव है वो भी कहीं ना कहीं इस इजिप्ट से बनता है। इस ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव आप एक चीज तो देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर जिनके ऊपर आरोप लगाया पाकिस्तान के, इन्होंने बड़े सारे मुसलमानों का कत्ल किया गुजरात में, उन्होंने बोला था वहां के फॉरेन मिनिस्टर बिल्लो रानी ने
अब उनके डिफेंस मिनिस्टर बोल गए। तो ये बोलने वाले लोगों को एक मुंह भी बंद किया प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे एक मस्जिद में जाकर। क्या ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव का आगाज इजिप्ट से ही होता दिख रहा है? बिल्कुल, मैं इसका जवाब रोहित भाई दूंगा, लेकिन आपका जो एक पिछला वाला सवाल था जिसमें आपने कहा था कैपेसिटी बिल्डिंग का ना, वो थोड़ा सा रह गया। मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा। या प्लीज मैं वो उसमें रह गया, जो उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी में। देखिए, अगर आप, ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी फाइटर जेट जो भी बनता है उसको बहुत टाइम लगता है। हमने जब रफाल के साथ फ्रांस के साथ डील करी थी, हमने खरीदे थे उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी कितना समय लग गया उन सबको, 36 रफाल लड़ाकू विमानों को आने में लग गया। ये माना जाता है कि दसॉल्ट जो कंपनी, दासो कंपनी जो थी फ्रांस की, अगर भारत के साथ डील नहीं होती तो वो बंद हो गई होती अभी तक कंपनी। तो वो वहां पर उन्होंने अपना फ्रांस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता है भारत को, कि किस तरह से दासो कंपनी को जो है उन्होंने एक लाइफ दी, भारत ने दी, कि अगर ये डील नहीं हुई होती तो दासो कंपनी फ्रांस में बंद हो चुकी थी। तो उनको, लेकिन टाइम कितना लगा आपको देखिए, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी गए, फ्रांस में गए, 2016 में डील हुई, जब साइन किया उस वक्त के जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उन्होंने डील पे साइन किया, सितंबर में किया, और उसके बाद अब आते आते 2023 तक आते आते अब जाकर हम लोगों को 36 रफाल लड़ाकू विमान मिले। तो ये जो फाइटर जेट्स हैं, ये जितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एयर प्लेटफॉर्म्स या एयर एसेट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तकनीक लगती है इनमें। और इसीलिए ये जैसे अगर अभी इजिप्ट से बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगले साल ही जाके वहाँ प्लांट लगाएंगे और तेजस का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये बहुत लंबा समय इसमें लग सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एचएएल जो हमारे देश का ही अपना सार्वजनिक उपक्रम है, उसको कितना टाइम लग रहा है बनाने में, लग रहा है एमका के लिए या तेजस मार्क 2 के लिए, जिसकी तकनीक नहीं आ रही थी, इंजन नहीं आ रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारे जो 83 जो फाइटर जेट्स हैं, वो उनको टाइम लग रहा है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये बहुत फाइन ट्यूनिंग वाली टेक्नोलॉजी है एयरक्राफ्ट की, तो ये जरूर बहुत टाइम लेगी, लेकिन इससे कैपेसिटी बिल्डिंग तो होगी। हमारे यहाँ पर रोजगार उत्पन्न होंगे, हमारे यहाँ के भी इंजीनियर्स जा सकते हैं, मैकेनिक्स जा सकते हैं, इजिप्ट जा सकते हैं, या इजिप्ट के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, वहां पर मिलेगा, और एक लॉन्ग टर्म में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2-3 साल, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। और आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी अपने आप को जो मिलिट्री बहुत स्ट्रांग कर रही हैं, क्योंकि उनकी भी जरूरतें हैं, तो उनको भी हो सकता है कि हम लोग अपना ये फाइटर जेट्स या और भी कोई तकनीक हम लोग उनको दे सकते हैं। और दूसरी बात रही जो ग्लोबल साउथ की जो बात रही है हमारी, बिल्कुल भारत ने जो एक तरीके से एक लीडरशिप ले ली है इस ग्लोबल साउथ में। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो ग्लोबल साउथ हमेशा कटा रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में कटा रहा है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ग्लोबल साउथ को मिलनी चाहिए। तो उसी की कड़ी में ये माना जा रहा है कि इजिप्ट भी ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा है। तो आने वाले समय में जो भारत है वो अब हो सकता है, जैसे अभी हाल में जो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट रही थी, फॉरेन विजिट्स रही, उनमें जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज वाली जो रही थी, जिसमें पापुआ न्यू गिना वाली जो कंट्री थी, और वहां पर जो लोग, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भारत को लीड लेनी होगी, ग्लोबल साउथ में लेनी होगी, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनके लिए। और उसमें इजिप्ट भी एक महत्वपूर्ण कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, साउथ एशिया है, तो उसमें भारत जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यूएन में भी हम लोग देखेंगे आने वाले समय में ग्लोबल साउथ को जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो जगह है, उसकी जो पोजीशन है, वो जरूर मिलकर रहेगी। तो ये पोजीशन अगर आप देख, ये अभी मैं खुद भी देख रहा था या नीचे लैपटॉप पे, कि ग्लोबल साउथ 120 कंट्रीज है। ये 120 कंट्रीज जो हैं कटे हुए थे। कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक इनिशिएटिव जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये 120 कंट्रीज जो हम बना रहे हैं, जो जिनको हम एक आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये 120 कंट्रीज क्या इन टाइज भी आगे बन सकते हैं? जैसे कि हम लोगों ने कोलंबिया को एक वोट दी है, और दूसरे कंट्रीज को अभी एक शिप भी दिया हमने। ये हमारे डिफेंस पार्टनर्स भी बन सकते हैं आगे। बिल्कुल बनेंगे। मैं रोहित भाई जैसे आपको बताया कि भारत बिल्कुल साफ है, इस नीति में बिल्कुल साफ है कि हम जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में बन रहे हैं, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के हमारे जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, हथियारों के हो रहे हैं, चाहे वो टैंक हो, तोप हो, चाहे फिर फाइटर जेट्स हो, तेजस हो,
एयरक्राफ्ट कैरियर हो, तो ये सिर्फ हम अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बनाएँगे। हम ज़रूरतें तो हैं, हमारे तो 2-2 दुश्मन हैं हमारे, बिल्कुल पड़ोस में हैं, चीन और पाकिस्तान, जो हमेशा एकदम ताक में लगे रहते हैं कि कहीं पर भी कुछ भारत कमज़ोर पड़े तो एकदम झपट्टा मारने की कोशिश करें। तो उसको तो हम लोगों को मजबूत बनना ही है, आत्मनिर्भर बनना ही है, रक्षा क्षेत्र में बनना है और अपना डिफेंस इम्पोर्ट कम करना है। जो डिफेंस इम्पोर्ट हम लोग रशिया से करते हैं, फ्रांस से करते हैं, अमेरिका, सब कंट्रीज से हम लोगों ने किया, तो उसको थोड़ा कम करना है। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है कोई भी। इवन अमेरिका जैसी कंट्री भी डिपेंड होती है, दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करती है। अभी पीछे जब उनको अपने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी थी, फाइटर जेट्स की, तो उन्होंने भारत को, तेजस को डिमांड किया था उन्होंने अपनी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए। हालांकि उसमें फिर शायद तेजस बाहर हो गया, लेकिन वो भी डिपेंड होते हैं सारे। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो डिफेंस क्षेत्र में जो बिल्कुल कहेगी मैं बिल्कुल स्वावलंबन हूँ। चाहे यूके हो, चाहे जापान हो, सबको डिपेंड होना पड़ता है। तो इसीलिए भारत को भी डिपेंड होना पड़ेगा। माफ कीजिए। यस, आपको डिपेंड होना। तो ये सॉरी रोहित भाई, तो कोई बिल्कुल नहीं, आपने प्लीज बिल्कुल कंटिन्यू। ठीक कहा है कि ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप होगी वो कहीं ना कहीं भारत और इजिप्ट जैसे कंट्रीज के पास होगी और यूएन में बिल्कुल जगह मिलेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा 120 देश हैं और ये हमेशा कटे रहे हैं। पापुआ न्यू गुइना किस कंट्री कहाँ पर है, किसको, भारत के लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये कंट्री कहाँ पर है। फिजी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग सुनते थे, क्योंकि फिजी का रोल रहा था हमारे जब लोगों को यहाँ से ले जाया गया, ब्रिटिश राज में ले जाया गया था। लेकिन पापुआ न्यू गिनी वाली कंट्री है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, इन सब के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। तो लेकिन भारत ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया। जब गए जापान गए G7 की मीटिंग में, तो वहां से फिर वो सीधे पहुंच गए वहां पर और वहां उन लोगों को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि हम लोग अपनी सी एम्बुलेंस देने जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, फिजी में बनाने जा रहे हैं हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो ये सब हम लोग आउटरीच दे रहे हैं। तो उनको भी लगने लगा है कि कोई देश ऐसा है, भारत जैसा कोई बड़ा देश ऐसा है जो उनको अपना समझता है और उनको चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, किसी भी उनके लोगों को मदद करना चाहता है। उनसे अपना जो अभी तक जो माना जाता था कि समंदर जो है वो डिवाइड करता है, अब ये खत्म हो चुकी है। समंदर जो है वो लोगों को मिला रहा है, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे पैसिफिक ओशन हो। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो तनाव रखना चाहती हैं, विवाद रखना चाहती है समंदर में, लेकिन भारत ने कह दिया है कि ये तो समंदर तो ब्रिजेस हैं हमारे, यहाँ से हम लोग चलकर अब उन देशों के पास जाएंगे, चाहे मॉरिशस हो, चाहे फिर आपका मालदीव्स हो। ये वाली कंट्रीज जो है, छोटी कंट्रीज जो है, आइलैंड कंट्रीज जो हैं, इनको हम लोग अपना बना के रखेंगे, इनके साथ रहेंगे। और आप देखिए अभी एक्सरसाइज चल रही है, मालदीव के साथ चल रही है, हमारी एक्सरसाइज चल रही है, नेवी की चल रही है, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज चल रही है उनके साथ। उनको कितना हम लोग मदद करते हैं। उनकी जो रक्षा मंत्री हैं, दीदी जिनका नाम है, उनको हमारे देश के रक्षा मंत्री ने अपना सिस्टर बना दिया कि उनका नाम ही दीदी नहीं है, वो मेरी दीदी हैं। तो इस तरह के संबंध भारत के हमेशा रहे हैं और भारत अब चाहता है कि इन सब कंट्रीज के साथ मिलकर आगे बढ़े और इनको भी अपना तो डेवलपमेंट करे, इन सब का भी साथ लेकर विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, फिर वो फिर डिफेंस सेक्टर में ही क्यों ना। राइट, फाइनल क्वेश्चन, ये अमेरिका की विजिट से कुछ आपको ऐसी चीज दिखी जो कि जिस पर अभी तक मीडिया की तवज्जो नहीं पड़ी और डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिकली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हम लोगों को पता लग रहा था कि होवित्जर भी हम लोगों की अपग्रेड कर सकते हैं, वो लोग ऐसा ऑफर है। क्या ऑपरेट कर सकते हैं रोहित भाई, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं थी। होवित्जर गन्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं वो लोग। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, M777 हम लोग उन्हीं की इस्तेमाल करते हैं। होवित्जर जो हमारे पास कितनी 145 हमारे पास है, 125 145 है हमारे पास। उनकी M777 होवित्जर है, जो हल्की जो तोपें जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनको लाइट वेट होवित्जर्स हैं ये। और इनको हम लोग वो जो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स है, चिनूक जो है, उनको भी ले जा सकते हैं। और इनको हमने खास तौर से जो M777 होवित्जर्स को हमने चाइना बॉर्डर पर तैनात किया, क्योंकि वहां पर हम लोग थोड़ा कमजोर थे, क्योंकि वहां पर ले जाना, तोपों को ले जाना बहुत मुश्किल काम होता था। जो हमारी बोफोर्स तोप है, बड़ी तोप थी हमारे पास, सोल्टम हमारे पास थी, तो उनको ले जाने में दिक्कत होती थी। लेकिन ये जो M777 होवित्जर्स हैं, इनको आप कैरी कर सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं, हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर। और इनको पूरा तैनात किया गया है जो ईस्टर्न कमांड पे, जो हमारी अरुणाचल प्रदेश वाली जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और जो हमारी ब्रह्मास्त्र जो कोर है, स्ट्राइक कोर है, उनको दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो तेजी से मूवमेंट कर सके, वहाँ LAC पर कर सके। तो उनको अपग्रेड करने की बात की गई है। बिल्कुल ये इस डील का हिस्सा है। और रोहित भाई, जो US के साथ जो हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी का जो
विजिट हुआ है, ये मैं इसको एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट देखता हूँ भारत और यूएस के रिलेशंस में, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में। जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास F414 जो जीई का जो इंजन आने वाला है, वो तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही है, क्योंकि कंट्रीज देती नहीं है एयरक्राफ्ट की इंजन की तकनीक। एयरक्राफ्ट की दे सकती है, एयरक्राफ्ट इंजन की तकनीक नहीं देती है। तो इसलिए वो एयरक्राफ्ट इंजन की तकनीक 80% जो है वो जो कंपनी है जीई एविएशन वो दे रही है, भारत को दे रही है। बहुत जल्द जो उन इंजन का निर्माण भारत में ही होगा, तो अपनी जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, वो बढ़ेगी। इसके अलावा जो MQ-9 रिपर ड्रोन्स की भी बात चल रही है, $3 बिलियन की डील हुई है 31, वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। उस पर डिसाइड हो रहा है कि एक तो प्राइस नेगोशिएशन की हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं उस प्राइस को, वो यूएस का प्राइस है जो दिया गया ना, $3 बिलियन का जो दिया गया, करीब 25,000 करोड़ के आसपास आएगा वो जो है ना। तो लेकिन भारत ने कहा है कि अभी प्राइस नेगोशिएशन होगा तो हम उसको प्राइस कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि वो सीधे नहीं आएंगे, वहां से रिपर ड्रोन सीधे नहीं आएंगे। मुझे जो लग रहा है कि कोई कंपनी होगी, HAL नहीं होगी, ये बात मान के रखिए आप, कोई प्राइवेट कंपनी होगी जिसको कहा जाएगा कि आप इनके साथ मिलकर यहाँ इंडिया में ही इनको असेंबल करें। जैसे अभी हम लोग वो तोप करते हैं ना, K9 तोप जो साउथ कोरिया की जो अपना LNT करती है, तो असेंबल यहाँ करेंगे। और एक खास बात उसमें जो सामने निकल कर आई है कि शायद वेपन्स हम लोग नहीं ले रहे हैं उसके ना, कॉम्बैट ड्रोन है वो MQ-9 प्रेडेटर जिसको नाम हम लोग दे देते हैं। जब वो उसमें मिसाइल्स लग जाती है तो हम उसको प्रेडेटर बोलते हैं, अदरवाइज उसको MQ-9 रिपर बोलते हैं। भारत इसके 2 वेरिएंट ले रहा है, सी गार्डियन और स्काई गार्डियन। स्काई गार्डियन वो आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी, थल सेना और वायुसेना के लिए, और स्काई गार्डियन जो होगा वो नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए। लेकिन जो वेपन्स होंगे ना उसमें रोहित भाई, जो मुझे पूरा लग रहा है, अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हालांकि क्लियर नहीं है, वेपन्स उसमें जो होंगे इंडियन होंगे, ये बात आप ध्यान रखना उसमें, क्योंकि DRDO को थोड़ा ऑब्जेक्शन थी उसमें ना कि ड्रोन ले रहे हैं वहां से, तो उसमें जो मिसाइल्स होंगी ना, उसमें बॉम्ब जो होंगे वो सब DRDO होंगे, जो भी लगेंगे उसमें मिसाइल्स लगेगी। अगर कोई लगता है कि कोई नहीं फिट हो पा रहा है तब फिर हम लोग यूएस से लेंगे, लेकिन वो मिक्स होगा, खाली MQ-9 रिपर यूएस वाला ड्रोन नहीं होगा, वो इंडियनाइज MQ-9 रिपर होगा, जहां तक जो खबरें हम लोगों को मिल रही हैं। और उसमें एक प्राइवेट कंपनी का पार्टनरशिप जरूर रहेगी उसमें, क्योंकि वो सीधे नहीं, 31 ड्रोन सीधे नहीं आएंगे, यहाँ असेंबल होंगे वो जहां तक। राइट। थैंक्स अ लॉट नीरज जी, बहुत अच्छी डिटेल्स बताई। बस एक छोटा सा और, बहुत छोटा, सॉरी, एक छोटी सी राइट, प्लीज। अभी तक अभी जो सिपरी की रिपोर्ट आती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की, उसमें रशिया का सबसे ज्यादा हमारा जो डिफेंस में इंपोर्ट, या कोई भी कह सकते हैं कि हम लोग पहले 70% था, अब 40-50% के आसपास हमारे वेपन्स रशियन है, इंपोर्टेड वाले जो। नंबर 2 पे फ्रांस है, नंबर 3 पे रशिया है, सॉरी अमेरिका है। अमेरिका का 11 या 12% है जो हमारे पास वेपन्स है। वेपन्स मतलब सारी फाइटर जेट्स और ये सब चीजें। अब ये यूएस का बढ़ जाएगा, आप ये ध्यान रखना इस विजिट के बाद से। तो अमेरिका भी यही चाहता है कि हमारा जो रशिया है ना 40-50%, उसकी जगह पर अमेरिका हो, और इसीलिए क्योंकि उनको बाइडेन को ये लगता है कि इसीलिए इंडिया जो है क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को वेपन्स की वजह से, इसलिए हम देंगे इनको, वेपन्स देंगे, और इंडिया की अपनी जरूरतें हैं ही हैं तो पूरा हो जाएंगी, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इस मायने में ये इंडिया यूएस की जो विजिट थी प्रधानमंत्री मोदी की, ये बहुत महत्वपूर्ण, और मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक नया पैराडाइम, नया आयाम जो है भारत और अमेरिका के संबंधों में। थैंक यू। राइट, थैंक्स अ लॉट नीरज जी, बहुत अच्छी डिटेल्स बताई आपने, बहुत अच्छा सेशन। जल्दी एक डिस्कशन और लेंगे, क्योंकि इंडिया अब सुपर पावर बनता जा रहा है और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, हम बात करेंगे जल्दी आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।